हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक फाइंड आउट कर रहा हूँ, और जैसे हो जाएगा फिर मैं उसका एक इंडेक्स बना के दिखाऊँ, मतलब शेयर करूँगा। तो लास्ट टाइम मैंने मिड कैप का शेयर किया था। मोस्टली मिड लार्ज और मिड कैप दोनों थे उसमें, और वो 16 स्टॉक थे उसमें। इसमें पर्सनली मैंने 50 शेयर्स चूज़ किए थे। पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 50 से 30 हुआ, फिर 30 से मैंने 25 किया है। इसमें से भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनका पिछले 1 साल का रिटर्न अच्छा नहीं है, बट आने वाले फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ये अगेन डिस्क्लेमर दे दूं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है, ये एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है। सो स्टार्ट करते हैं। ये 25 स्टॉक्स हैं जिसको मैंने फ़िल्टर किया है, पहले फंडामेंटल, फिर टेक्निकल पे, और फिर उसके बाद से अ, इसका बैक टेस्ट भी किया है। बैक टेस्ट में अगेन पहले हम निफ्टी 200 का देख रहे थे, फिर मैंने सोचा कि BSE 200 भी देखते हैं। तो अगेन ये जो पोर्टफोलियो है 25 है स्टॉक का, इसमें बहुत सारे 4-5 ऐसे भी स्टॉक हैं जो मतलब जिन्होंने रिटर्न नहीं दिया है, बट फंडामेंटल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, मोट है, रेवेन्यू अच्छा है। सो इस पर्पज़ से मैंने इसमें रखा है। तो आने वाले 3 महीने में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो। तो अगेन जो मैंने बैक टेस्ट किया है इसका, तो वहाँ पे भी निफ्टी 200 को बीट कर रहा है, BSE 200 को बीट कर रहा है। उसके बाद से जो इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड हैं, जैसे निपॉन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, जिनका मतलब अगर पिछले 3 साल और पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, तो उनको भी ईजिली बीट किया है। इवन अगर 5 साल का होराइजन देखें तो पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 2x से बीट किया है। सो डिटेल में जानते हैं कौन से स्टॉक हैं, किस सेक्टर में है। और इसमें एक स्टॉक ऐसा है जो आईटी का है। ठीक है, लास्ट टाइम भी आईटी के एक ही स्टॉक थे, टीसीएस को हमने ऐड किया था। इसमें हमने एक स्टॉक को ऐड किया है, ऑटो सॉल्यूशन करके। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको मैं पहले से ट्रैक कर रहा था। तो कर्नाटका बैंक देखें तो अभी 2 ये बेसिकली कल का है, और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 2 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 1 जुलाई का डाटा है। सो ये 273 के आसपास इसका CMP था। अभी आने वाले टाइम में इसका जो टारगेट है 360 के आसपास दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है न्यूलैंड लेबोरेटरीज, और अभी ये 18,786 के आसपास है। और आने वाले टाइम में इसका जो टेक्निकल है 23,000 टू 24,000 के आसपास दिख रहा है। नेक्स्ट है अपना पॉली मेडिक्योर। इसमें मतलब इसको मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड किया क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हाई से देखें तो 60 से 70% के आसपास करेक्शन था। फिर अभी ये थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है, तो इस रीज़न से। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आता है मोलटेक। अभी रिसेंटली देखें तो जो रिसेंटली टारगेट होगा 800 का होगा, 713 के आसपास है, और ऑल टाइम टारगेट इसका 1091 का होगा। फिर आता है TD पावर। TD पावर अभी फॉल कर रहा है, मैंने ऐसे ही ऐड कर लिया, बट इसका अगर परफॉर्मेंस देखें पिछले 6 7 8 साल से तो काफ़ी अच्छा है। अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बट इस स्टॉक के साथ क्या है कि इसमें जब भी करेक्शन आया है 15-20% का, फिर उसके बाद से फिर से रैली स्टार्ट हुई है। तो ये भी पर्पस मतलब रीज़न था। फिर आता है सफारी का। सफारी का ऐड करने का कोई मन नहीं था मेरा, बट फिर भी मैंने ऐड कर लिया है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आता है सत्यलम इंडस्ट्रीज, स्टाइलम। सो अगेन अच्छा है, बट इसका RSI देखें तो ऑलरेडी 77 के आसपास चला गया है वीकली पे। मंथली पे भी इसी के आसपास है, 70 के आसपास। सो नेक्स्ट है अपना टेल ब्रॉस ऑटोमेटिव। इसका पैटर्न देखें तो पैटर्न काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट टारगेट 520-600 के आसपास दिख रहा है। नेक्स्ट आता है अपना SGS एंटरप्राइजेस। इसका देखें तो पिछले मतलब 6 7 महीने से एकदम सिमिलर पैटर्न बन रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे करके। सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। नेक्स्ट है अपना फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। अगर आप देखोगे तो मल्टी ईयर कह सकते हैं, 2024 से मतलब 2023 से गिरना स्टार्ट हुआ था 7,000 से, अभी 5,200 पे आ चुका है। इसका ब्रेकआउट लेवल 5,500 के आसपास है,
और जैसे ब्रेकआउट आएगा ये 7000 के लिए ईजिली जाएगा, और 7000 ब्रेक करेगा तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि 12 to 14,000 भी चला जाए। नेक्स्ट है अपना गार्वेर हाईटेक। सो अगेन इसका जो ब्रेकआउट है 2025 से अभी 2026 में आया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। मतलब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 8,000 9,000 के आसपास ईजिली जाएगा। नेक्स्ट है सीजेल इंडिया। सो अगेन काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है और 560 का टारगेट दिख रहा है। EMS लिमिटेड देखें तो EMS लिमिटेड को मैं रखना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो IPO के बाद से इसका धड़ाम से गिर गया था। 300 ऑलमोस्ट 60% के आसपास फॉल था, 50-60%। सो अभी देखें तो अभी एक बार फिर से ये रिकवरी मोड पे आ रहा है। 300 के आसपास से 400 आ चुका है, तो अभी इसका रिसेंट जो टारगेट होगा 500 का होगा। फिर आता है JTL इंडस्ट्री। JTL इंडस्ट्री का देखें 80 के आसपास है, इसका नेक्स्ट टारगेट 110 और 120 का होने वाला है। नेक्स्ट है KPI ग्रीन। KPI ग्रीन में ऐड नहीं किया है, इसको एग्जिट कर दिया है। सो नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स। तो इसको भी रखने का कोई मेन मोटो नहीं था, बट मैंने ऐसे ही रख लिया कि चलो इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है। टेक्निकल पे उतना अच्छा साउंड नहीं दिख रहा है, बट बहुत टाइम ट्रैक करने के लिए भी रख लेते हैं कि चलो भाई ट्रैक करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है SPL इंजीनियरिंग। सो अगेन इसका भी प्राइस एक्शन देखें तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है 750 to 800 के आसपास। अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है 940 के आसपास होने वाला है, और अगर वो लेवल ब्रेक होता है फिर 1000 के आसपास। नेक्स्ट है अपना वोल्टमैट ट्रांसफॉर्मर्स। इसका प्राइस एक्शन देखें तो काफ़ी अच्छा था, बट 12,000 ऑलमोस्ट 13,000 जाने के बाद से एक शार्प फॉल देखने को मिला और 9,000 पे ही है। सो बेसिकली ये इसका सपोर्ट लेवल है 9,000 के आसपास। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से 12,000 और फिर नेक्स्ट 14,000 के आसपास चला जाएगा। नेक्स्ट है सिलर टेक्नोलॉजी। सो इसको भी ऐड नहीं किया है आई गेस मैंने, इसको बस ट्रैक करने के लिए रखा था कि इन फ्यूचर अगर इसका प्राइस एक्शन कुछ अच्छा बनेगा जो अपन इन फ्यूचर इंटरेस्टेड होंगे तब देखा जाएगा। नेक्स्ट है पारस डिफेंस। अच्छा स्टॉक है और 2022-23 से ही काफ़ी अच्छा कर रहा है ये। नेक्स्ट है अपोलो माइक्रो। ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है और मैं इसको तब से ट्रैक कर रहा हूँ जब ये ऑलमोस्ट 150 के आसपास था, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस पे बात भी की है। तो आने वाले टाइम में 450 का टारगेट दिख रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 550-600 तक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है अपना जेंटेक। जेंटेक शायद मैंने ऐड नहीं किया। उसके बाद से आज़ाद इंजीनियरिंग, एमटार। डाटा पैटर्न्स पे बहुत पहले मैंने बात किया था जब ये 3200 के लेवल पे था। सो टारगेट था अपना 4830 के आसपास, और ये हिट भी हो गया था, तो अभी ये 5600 के आसपास जाएगा। नेक्स्ट है इसको मैंने ऐसे ही ऐड कर लिया है, बेसिकली ये IT कंपनी है। सो नेक्स्ट है डेकन। इसको भी ऐड नहीं किया शायद 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 आर सिस्टम इंटरनेशनल। सो यही कुछ स्टॉक हैं, इन स्टॉक को मैंने ऐड नहीं किया है शायद। सो ये कुछ स्टॉक हैं, मतलब 25 स्टॉक हैं, सिलर टेक्नोलॉजी भी है। और सो देखिए रिटर्न वाइज तो पिछले 1 साल में ये रिटर्न रहा है, पिछले 3 साल में ये रिटर्न रहा है, पिछले 5 साल में ये रिटर्न रहा है। सो ये बैक टेस्टेड किया था मैंने। और कुछ जो स्टॉक हैं जैसे EMS है, इसको रखने का कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। उसके बाद से JTL इंडस्ट्री भी कुछ रखने का नहीं बनता है, पॉली मेडिक्योर भी है, बट मैंने ऐसे ही रख लिया ताकि इसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, क्योंकि ये सारे ना मतलब फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं। मतलब बहुत सारे लेयरिंग के बाद से ये सारे स्टॉक्स निकले हुए हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 200-250 स्टॉक की फ़िल्टर किए, उसके बाद से 40 निकले थे। 40 में से मैंने 30 निकाले, 30 में से भी 25 ऐड किए हैं मैंने इस पोर्टफोलियो में। सो जो मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ वो ऑलमोस्ट 5 लेयर तक जाता है। पहले नॉर्मल जो मेरा फॉर्मूला है वो मैं पुट करता हूँ, फिर उसके बाद से फंडामेंटल्स उसके निकल के आते हैं,
फिर फंडामेंटल निकलने के बाद से फिर उसके बाद से 2-3 लेयरिंग होती है, उसके बाद से फिर फ़िल्टर होके 100 स्टॉक्स आ जाते हैं। मतलब 60% वो जो बेकार होता है ना वो ऐसे ही चला जाता है। तो जो क्वालिटी वाइज 30-40 स्टॉक्स रहते हैं जिनका मतलब सब कुछ अच्छा है, डेट नहीं है ज़्यादा, आरओई अच्छा है, आरओआई अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है। सो इन सब चीज़ों को करने के बाद से फिर मैं टेक्निकल पे आता हूँ। फिर टेक्निकल पे देखता हूँ कि हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा है प्राइस एक्शन इसका, तब फिर उसको ऐड करते हैं। इसमें बहुत कम ही ऐसे स्टॉक हैं जिनका प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज जितने भी हैं सबका प्राइस एक्शन आपको दिख जाएगा। तो ये 21 और इसको मैंने ऐड नहीं किया है। ये आर सिस्टम भी आई गेस ऐड नहीं किया है मैंने, हाँ। उसके बाद से डायनामिक्स कहाँ गया, ये भी ऐड नहीं किया है अगेन। और ये आईटी का था, मुझे लगा कि इन फ्यूचर अगर थोड़ा सा कहीं सपोर्ट लेता है तो अच्छा कर सकता है, इस रीज़न से मैंने इसको रखा था, और कोई इस रीज़न नहीं है इसको रखने का। उसके बाद से डाटा पैटर्न है, एमटार अच्छा है, आज़ाद इंजीनियरिंग भी सही है, जेन टेक्नोलॉजी मतलब प्राइस एक्शन ठीक है। बेसिकली इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो 1400 के आसपास ठीक ठाक सपोर्ट है, और अभी देखें तो 1760 के आसपास चल रहा है, तो यही रीज़न था। सो अभी मैंने जो अपना पोर्टफोलियो था 25 स्टॉक्स का, उसका पोर्टफोलियो CAGR कैलकुलेट करने के लिए चैट जीपीटी को बोला। इसने कैलकुलेट किया है, तो पिछले 1 साल का CAGR देखें तो 35% है, पिछले 3 साल का देखें तो 51% के आसपास है, और पिछले 5 साल का देखें तो 54.6% का CAGR है। बेसिकली ये 25 स्टॉक ने पिछले 5 साल में 54% का CAGR दिया है। और अगर आपको मिड कैप वाला याद हो तो मिड कैप ने पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न जनरेट किया था। अभी बात करते हैं कि ये इसका कंपैरिजन करते हैं कि मतलब ये जो अपना बेंचमार्क है NSE और BSE, इसको बीट कर पाता है या नहीं। अगेन मैंने फिल्टर किया। जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है 1 साल का वो है 35% के आसपास। BSE 200 का नेगेटिव है 3%, तो आउट परफॉर्म मतलब अल्फा जनरेट किया हमने 38% के आसपास। फिर अगेन निफ्टी 200 का देखें तो 2% के आसपास है, और हमने आउट परफॉर्म किया है 33%। पिछले 3 साल का CAGR देखें तो पोर्टफोलियो का जो हमारा रिटर्न है किंग्स कैपिटल का 51% के आसपास है। BSE 200 का देखें तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास है। अगेन 40% हमने अल्फा जनरेट किया है। निफ्टी 200 का देखें तो 13.1% है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमने 37% का अल्फा जनरेट किया है। पिछले 5 साल का देखें तो पिछले 5 साल का CAGR BSE का ऑलमोस्ट 10.4% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हमने अगेन 44% का अल्फा जनरेट किया है यहाँ पे। निफ्टी 200 का देखें तो निफ्टी 200 का 13.5% CAGR है, और अपना जो CAGR है वो 41% का अल्फा है। इसका भी कंपैरिजन करते हैं जो टॉप फंड है जैसे बंधन स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप के साथ। अबे रुक जा भाई। जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है पिछले 1 साल का वो 35% के आसपास है। बंधन स्मॉल कैप का देखें तो 22 to 23% के आसपास है, और निपॉन का देखें तो 5% के आसपास है। वहीं 3 साल का देखें तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 51% के आसपास है। बंधन स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 25 to 27% है, और निपॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है वो 20% के आसपास है। पिछले 5 साल का देखें तो पिछले 5 साल का ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का रिटर्न 55% है। बंधन स्मॉल कैप का देखें तो 36% है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का देखें अगेन 31.8%, सॉरी 21.8%। यहाँ पे भी हमने आउट परफॉर्म किया है। फर्स्ट ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 12 to 13% बंधन से, निपॉन से देखें तो 29%। 3 साल का देखें तो 24 to 26%, निपॉन के साथ 30%। पिछले 5 साल में देखें तो 18% से बंधन बैंक को बीट कर रहे हैं, और 32% से निपॉन को। मैंने चैट जीपीटी से इसलिए किया ताकि आपको
मतलब दिख जाए कि ये कैसे काम करता है और मैं कैसे काम करता हूँ। सो मैं जो भी स्टॉक्स को मतलब डालता हूँ या ट्रैक करता हूँ, तो बहुत सारी लेयरिंग्स होती हैं और उसके बाद से ही मैं मतलब डालता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं है। सो या दैट इज़, देखो, तुम एक बार सही हो सकते हो, दो बार सही हो सकते हो, बट हर बार सही नहीं हो सकते। हर बार तुम तभी सही हो सकते हो जब तुम्हारे जो फिलॉसफी है, जो तुम्हारे फंडामेंटल्स हैं, वो सही हों। सो अगेन बता दूं कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है, ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज से है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लेना। देखो, ये सारी चीज़ें करने का मेरा एक ही मोटो है कि मैं अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, ताकि और डॉक्यूमेंटेड कर रहा हूँ, ताकि आज की डेट से जब भी मैं पीछे देखूँ, मतलब इन फ्यूचर आज से 8 साल 10 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब 2036 में जाने के बाद से 2025 का जब मैं डाटा देखूँ, तो मैं ट्रैक कर पाऊँ कि उस टाइम पे मैंने किस स्टॉक को फाइंड आउट किया था, कौन सा पोर्टफोलियो था, कितना रिटर्न था, इस तरीके से। और कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आपके फंडामेंटल सही हों तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। क्योंकि जब मैंने मिड कैप का देखा था, और ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बैक टेस्ट किया फिर स्टॉक्स देखे फिर टेक्निकल्स पे आया, ऐसा नहीं है। पहले मैंने 100-200 स्टॉक्स स्क्रीनर पे गया, वहाँ पे चेक किया, फिर उस स्टॉक को कहीं और पेस्ट किया, फिर वहाँ से फ़िल्टर किया, फिर वहाँ से फ़िल्टर किया। इसमें टाइम लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब 10 मिनट का काम है, सब हो जाएगा, उसके बाद से टेक्निकल पे देखो। तो करने के लिए कोई भी कर सकता है, बट हर कोई ऐसे नहीं करता है। सो अगेन, ये तभी पॉसिबल है, मतलब सी, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक जो रिटेल माइंडसेट होता है वो, और दूसरा होता है जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है। तो बेसिकली अभी मैं मतलब जिस लेवल पे कर रहा हूँ वो रिटेल लेवल पे नहीं है। यही रीज़न है कि मैं इजीली बेंचमार्क को बीट कर पा रहा हूँ। जो बड़े बड़े फंड हैं, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप, उसको बीट कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप रिटेल लेवल पे देखोगे तो इतना इजी नहीं होता है, बट जब आप रिटेल माइंडसेट से ऊपर उठ जाते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती हैं। ठीक है, और यही रीज़न है क्योंकि मतलब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी लेयरिंग्स है, तो वो सारी लेयरिंग्स जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं वही करते हैं। जैसे क्वांट का हो गया, क्वांट की जैसे लेयरिंग होती है वो हर कोई नहीं करता है। मैक्रो माइक्रो लेवल पे मतलब करते होंगे, बट बहुत कम लोग करते होंगे। सो यही रीज़न है कि इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार बैक टेस्ट में देखो तो बुल रन था 2020-21 के बाद से, तो अच्छा होगा। बट एक चीज़ आप ये भी देखो कि जो बेंचमार्क है उसने भी अच्छा नहीं किया है, उसका नेगेटिव रिटर्न है। और पोर्टफोलियो का देखो, चाहे वो मिड कैप का हो, इसका हो, या फिर मैं एक अलग से सेगमेंट लाने वाला हूँ मिड कैप का, उसका भी आप देख लेना। ठीक है, आप 3 में से 3 बार सही नहीं हो सकते, आपका 100% का स्ट्राइक रेट तो हो ही नहीं सकता, टू बी ऑनेस्ट। चलो, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो बेसिकली मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे जो अपना हेज फंड का करना है उसके लिए मैं एक पोर्टफोलियो देख पाऊँ सूटेबल, उसके लिए मैं ट्रैक रिकॉर्ड रख पाऊँ कि इन फ्यूचर जो भी मुझे जैसे भी स्टार्ट करना होगा, ताकि मुझे एक हेल्प मिलेगा यहाँ से कि ये पोर्टफोलियो है ऐसे, मतलब प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को मैं अभी देख रहा हूँ। So, आने वाले टाइम में हो सकता है इससे भी अच्छा मिले। हो सकता है कि जो 25 स्टॉक मैंने चूज़ किए हैं उसमें 15 या मतलब 20 तो ईजिली हो सकते हैं, बट 15 लेके चलना, 15 से 16 स्टॉक, और उसमें इतना बड़ा रिटर्न जनरेट करना, ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है। सो ये भी पॉसिबल हो जाएगा आने वाले टाइम में। सो अगेन थैंक यू।